उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम विशेष सूची है वर्तमान में स्थिति और समस्याएं, समाधान, निगम के उद्देश्य, परिणाम, ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर, श्रेणी, पदवार, चयन प्रक्रिया। ठीक है, चलिए वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। सरकार द्वारा विभागों और संस्थाओं को कॉन्ट्रैक्ट और मानदेय आउटसोर्सिंग पर कार्मिकों की सेवाएं ली जा रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट एवं मानदेय कार्मिकों को सीधे विभाग से धनराशि प्राप्त होती है, जबकि आउटसोर्सिंग कार्मिकों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से प्राप्त होता है। आउटसोर्सिंग कार्मिकों को एजेंसियों द्वारा अवैधानिक रूप से कटौती कर मानदेय दिया जाता है, वो भी समय से नहीं मिलता है। कार्मिकों का चयन करते समय नवीनीकरण के समय धन वसूली व शोषण की शिकायतें हैं। ईपीएफ व ईएसआई खातों में समय से धन जमा नहीं करना, कुछ कार्मिकों के खाते न खोले जाना, खुले हुए खातों में कुछ ही खातों में धन जमा किए जाने की शिकायतें। प्रत्येक बार एजेंसी परिवर्तन होने पर कार्मिकों का ईपीएफ व ईएसआई जीएसटी की धनराशि पुरानी एजेंसी में ही रह जाती है। कार्मिक चयन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया न होने के कारण गरीब एवं मेधावी अभ्यर्थियों को नुकसान। ठीक है, प्रत्येक वर्ष एजेंसियों के परिवर्तन के कारण ईपीएफ और ईएसआई खातों निगम विभागों की मॉनिटरिंग एवं एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है। नंबर 9, ईपीएफ और ईएसआई से मिलने वाले लाभ जैसी दुर्घटना से मृत्यु, विकलांगता होने पर बीमा धनराशि, पारिवारिक पेंशन एवं मुफ्त उपचार आदि का लाभ अधिकांश कार्मिकों को नहीं मिल रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांग एवं महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की जा रही है। इन समस्याओं से कार्मिकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। 12, जीएसटी 18%, कमीशन 4.5 के रूप में कुल 22 से 5 राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यवहार आ रहा है। समाधान देखिए, आउटसोर्सिंग कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु एक निगम के गठन की आवश्यकता है। नंबर 2, एक पारदर्शी और केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए समस्त प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। नंबर 3, आधुनिक कार्मिकों को पूर्ण निर्धारित मानदेय, ईपीएफ, ईएसआई की धनराशि जमा करना और समस्त लाभ समय से उपलब्ध कराना निगम का प्रथम दायित्व होगा। नंबर 4, आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सेवाएं समाप्त करना, एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्मिक उत्पीड़न को समाप्त करना। नंबर 5, निगम का गठन कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के अंतर्गत नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रस्तावित। नंबर 6, निगम वन स्टॉप शॉप होगा। सभी विभागों, संस्थाओं, राज्य सरकार के से अनुदान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं को आउटसोर्सिंग अधिक कार्मिक उपलब्ध कराएगा। नंबर 7, गठन के पश्चात पूर्व से कार्य समस्त कार्मिकों की सेवाएं यथावत रहेंगी, कोई भी कार्मिक हटाया नहीं जाएगा। निगम के उद्देश्य स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड मैन पावर को शासन के समस्त विभागों एवं संस्थाओं में उपलब्ध कराना। नंबर 2, बिना किसी उत्पीड़न के नियमों और कानूनों के अंतर्गत स्टैट्यूटरी ड्यूज के साथ पूर्ण इमोल्यूटमेंट का भुगतान सुनिश्चित करना। नंबर 3, प्रत्येक माह 1 तारीख को कार्मिकों के खाते में मानदेय की धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करना। नंबर 4, प्रोफेशनल और कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और कंसल्टेंट को सूचीबद्ध कर मांग के अनुसार विभिन्न विभागों संस्थाओं को उपलब्ध कराना। परिणाम, आउटसोर्सिंग कार्मिकों के पूर्ण मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते में प्रत्येक माह की 1 तारीख को सुनिश्चित किया जाएगा। नंबर 2, निर्धारित मानकों पैरामीटर द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। समस्त आउटसोर्सिंग मैन पावर को ईपीएफ व ईएसआई के खाते में अनिवार्य रूप से खोलना और समय से पूर्ण भुगतान किया जाएगा। नंबर 4, ईपीएफ ईएसआई से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के लिए कार्मिक को निगम के पोर्टल पर आवेदन करेगा। निगम द्वारा समस्त लाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कार्मिकों को व्यक्तिगत रूप से किसी संबंधित कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। नंबर ईएसआई से प्राप्त होने वाले लाभ, समस्त महिला कार्मिकों को 180 दिन 6 माह की पेड मैटरनिटी लीव तथा प्रथम और द्वितीय डिलीवरी पर मिसकैरेज होने 42 दिनों की पेड मैटरनिटी लीव प्रदान किया जाएगा। नंबर 2, अवस्था की स्थिति में 51 दिनों तक 70% पेड लीव, असाध्य रोग के लिए 124 से 309 दिनों का 80% पेड लीव दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में 730 दिनों को 2 वर्षों तक बढ़ाया जाएगा। परिणाम हो चुका।
ठीक है। कार्मिकों उनके परिवार के सदस्यों को सुपर स्पेशलिटी सेवाएं ईएसआई चिकित्सा ईएसआई द्वारा इंडिपेंडेंट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी चिकित्साओं में मुफ्त उपचार व सरल चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। सुपर स्पेशलिटी डायग्नोसिस सेवाएं ईएसआई चिकित्सालय में ईएसआई द्वारा इंपैंड डायग्नोसिस सेंटर में मुफ्त सर्विसेज उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 14 जनपदों में 57 सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय और डायग्नोसिस सेंटर इम्पैल्ड है। नंबर 4, ईएसआई मेडिकल डेंटल नर्सिंग कॉलेज और अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग कोर्स में आउटसोर्सिंग कार्मिकों के बच्चों हेतु निर्धारित सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। नंबर 5, कार्मिक की सेवाओं के दौरान मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु 15,000 रुपये परिवार के सदस्यों को दिए जाएंगे। बी, ईपीएफ के से प्राप्त होने वाले लाभ। एक, कार्मिकों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2.5 लाख से 7 लाख तक की धनराशि परिवार को दी जाएगी। नंबर 2, 60 वर्ष की सेवाओं के बाद 1,000 रुपये से 7,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। नंबर 3, विधवा को 1,000 से 2,900 रुपये आजीवन दिया जाएगा पेंशन। नंबर 4, अवाहित कर्मियों की मृत्यु पर उनके माता पिता को 100 से 2,900 रुपये पेंशन दी जाएगी। आगे, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रकरण। आउटसोर्स कार्मिकों को वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश प्रस्तावित हैं। समस्त कार्मिकों को 10 दिन की चिकित्सीय अवकाश प्रस्तावित हैं। नंबर 3, कार्मिकों को शासकीय कार्यवश मुख्यालय से बाहर जाने और निर्दिष्ट धनराशि टीएडीए विभाग द्वारा दी प्रस्तावित है। नंबर 4, कार्मिकों की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख, दुर्घटना होने पर 5 लाख एक्स ग्रीटा के रूप में राज्य द्वारा दिया जाएगा प्रस्तावित है। बैंक से प्राप्त होने वाला लाभ। नंबर 1, दुर्घटना से मृत्यु एवं विकलांगता होने पर बैंक द्वारा 30 लाख तक की धनराशि कार्मिकों के परिवार को दी जाएगी। इस हेतु कार्मिकों को किसी प्रकार की प्रीमियम दे नहीं होगा। आगे, निगम प्राप्त होने लाभ। प्रत्येक माह 1 तारीख को कार्मिकों के खाते में मानदेय धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करना। ईएसआई ईपीएफ बैंक से मिलने वाली समस्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। नंबर 3, कार्मिकों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाए जाने और समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। नंबर 4, राज्य सरकार को 18%, 9% स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी 9% प्लस 4.5 कमीशन अर्थात कुल 22.5% की बचत होगी। नंबर 5, श्रेणी 4 कार्मिकों को ऐसी बालिकाओं के लिए जो मेडिसिन में चयनित हुई हैं अथवा एमटेक या आईआईटी, आईआईएम या पीएचडी हेतु चयनित हुई हैं। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयनित एवं विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों को निगम के वेलफेयर फंड से 1 लाख रुपये दी जाएंगे। उपरोक्त सुविधा का एक परिवार एक बालिका को एक बार अनुमान्य होगी। नंबर 6, ईपीएफ ईएसआई की जमा धनराशि जानकारी मोबाइल मैसेज पर पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। नंबर 7, निगम कार्यालय पूर्णतः कंप्यूटराइज पेपरलेस होगा, ऑनलाइन के माध्यम से कार्य किया जाएगा। आगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 2, बोर्ड सलाहकार समिति। सी, निगम कार्यालय। डी, शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, अन्य संस्थाओं की समिति। नंबर 2, मंडल स्तर पर समिति। नंबर 3, जिला स्तर की समिति। आगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा समग्र रणनीतिक दिशा और नीति या प्रदान करना, निगम के प्रबंधन संचार को सुनिश्चित करना। नंबर 2, निगम के बजट एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करना, निगम मुख्यालय के पद सृजन एवं वेतन निर्धारित करना। नंबर 1, बोर्ड का अध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रधान निदेशक, कॉर्डर पोस्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 3, डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर होंगे कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 डायरेक्टर होंगे। नंबर 9, डायरेक्टर 2 पद, मानव संसाधन विकास विशेषज्ञ होंगे। ठीक, हर विभाग जैसे वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, न्याय विभाग, श्रम विभाग और प्रशासन विभाग का डायरेक्टर होगा। आगे, सलाहकार समिति में जिलाधिकारी, प्रतिष्ठित उद्योगपति, टेक्नोक्रेट, वरिष्ठ स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, और यह समिति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आवश्यकता अनुसार समय पर सलाह देगी। आगे चलते हैं। निगम का उद्देश्य आउटकम हेतु कार्य हेतु किया जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निर्देश पालन। ठीक है, वेतन भी है। खैर, मैनेजिंग डायरेक्टर कैडर पोस्ट वेतन मान के अनुसार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन डिप्यूटेशन जॉइंट डायरेक्टर रैंक वेतन मान के अनुसार, जनरल मैनेजर आउटसोर्सिंग 1 लाख, मैनेजर ऑपरेशन, HR प्रशासन, ये जो जितने हैं इनको मिलेगा 40,000।
पर्सनल असिस्टेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर 25,000, सीनियर अकाउंटेंट 25,000, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स 18,000, ऑफिस सबॉर्डिनेट्स 15,000, वॉचमैन 15,000। इसके बाद देख लीजिए शासन निदेशालय निगम गठन के नियमानुसार संस्थाओं का देख लीजिए। अध्यक्ष होगा, सदस्य कन्या सदस्य, मंडल स्तरीय सदस्य होंगे, मंडलायुक्त सदस्य, कन्वीनियर, अपर आयुक्त, प्रशासन सदस्य संबंधित। ठीक है, आगे योग्यता मानदेय के अनुरूप श्रेणियों का निर्धारण। लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट। स्नातक मानदेय बेसिक की बात हो रही, प्रतिमाह 25,000। स्नातक और अधिमानी अहर्ता। सीनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्नो, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट 21,000। स्नातक अधिमानी अहर्ता। नंबर 3 जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्नो, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिल्टर, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, सुपरवाइजर, मैनेजर को 18,500। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। नंबर 4 स्वीपर, ऑफिस सबॉर्डिनेट, वॉचमैन, माली, कुक, चौकीदार, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, वार्ड रिकॉर्ड असिस्टेंट, अर्दली अनुसेवक, मेट, क्लीनर, असिस्टेंट, पंप ऑपरेटर 15,000 रुपये का चार्ज उत्तीर्ण। ठीक, आगे चयन प्रक्रिया क्या होगी। अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया की पारिवारिक आय, अभ्यर्थी की आय, पद हेतु निर्धारित योग्यता, पद के सापेक्ष विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व स्थानीय जनपदीय निवास के आधार पर की जाए। किसी भी पद हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। विधवा, तलाकशुदा और परिवर्तिता महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी। नंबर 3 अधिक आय और निम्न पारिवारिक आय व ग्रामीण क्षेत्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 4 चयनित आउटसोर्सिंग कर्मियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा निगम यूपी कॉस को भेजी जाएगी। नंबर 5 निगम यूपी कॉस द्वारा चयनित आउटसोर्सिंग कार्मिकों के प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर, ID कार्ड MD द्वारा हस्ताक्षर कर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, आगे नंबर 6 निगम यूपी कॉस द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर पर कुलपति, अपर सचिव, मुख्य सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन प्राधिकरण, उपाध्यक्ष निगम अध्यक्ष द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर वितरित किया जाएगा। नंबर 7 विभिन्न विभागों, संस्थाओं आदि के पूर्व से कार्यरत समस्त आउटसोर्सिंग कार्मिकों को हस्तांतरित माइग्रेट हो जाएंगे। आगे चलिए, यहीं तक का था, चयन प्रक्रिया हो गई। तो इस तरीके से